हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिपी गाइड। दिस इज दया पवार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस डिपी गाइड के माध्यम से हम लोग आप लोगों तक कुछ ना कुछ करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर लेके आते हैं। और रिसेंटली मैंने दो सीरीज इस पे चलाई हैं। एक है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश भी आप उसको कह सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे जवाहर नवोदय हो गया, आपका राजीव गांधी हो गया, एकलव्य हो गया, सैनिक स्कूल्स हो गया, उसके लिए जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे एडमिशन के लिए क्लास 6 के लिए, तो उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो बने रहिए हमारे इस चैनल से। और मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और बहुत अच्छे से लोग इसको समझ में आ रहा है, बच्चों को उनका रिस्पांस से पता लग रहा है कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो दैट्स वाई हमें भी अच्छा लगता है कि ठीक है, क्योंकि 6 क्लास के लिए मेरा बस यही मोटिव था कि जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं बच्चे, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए जो कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते। तो लेट्स स्टार्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक इससे प्रीवियस वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं, वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने पहली बार आज हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज, इससे पहले भी मैंने कुछ एक जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा प्रैक्टिस सेट लगवाया था 2020 का, और एक 2021 का ये अभी रिसेंट वाला, मैं अभी ये सैनिक स्कूल का हम जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसका ये मैं मैथमेटिक्स का पोर्शन अभी कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस दो वीडियो में मैंने 15+15 यानी कि 30 क्वेश्चंस में कंप्लीट कर चुका हूं मैथमेटिक्स के। सो आप लोग उसको पहले एक बार देख लें, तभी आपको आगे के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो मैं आज करा रहा हूं। जिन्होंने अभी तक नहीं किए वो एक बार जरूर देख लें पीछे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। सो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 31, Reena took a loan of 1200 with interest rate for as many years as the rate of interest. हिंदी मीडियम वालों को मैं समझा देता हूँ एक बार कि रीना नाम की लड़की ने एक लोन लिया 1200 रुपए का, सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे। और कितने सालों के लिए? उतने सालों के लिए उन्होंने लोन लिया जितना उसका ब्याज था, जितने ब्याज की दर थी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो ब्याज की दर थी, ब्याज नहीं, जो उसका दर थी, मतलब रेट था। तो यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, समय और दर दोनों बराबर हैं, ये ध्यान रखना कंडीशन। If she paid for 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? वो ये पूछ रहा है कि रीना ने जब लोन वापस किया, तो एट द एंड ऑफ पीरियड जब उसने वापस किया लोन, तो 432 रुपए उसने ब्याज के दौर पर एक्स्ट्रा देने पड़े उसको, यानी कि ब्याज कितना देना पड़ा? टोटल 432 रुपए, ठीक है। तो बताओ व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बताइए कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ब्याज की दर, यानी कि दर निकालनी हमें, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है। लोन कितना लिया वो दिया हुआ है, कितने सालों के लिए लिया वो उतने सालों के लिए लिया जितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो दोनों, यानी कि समय और दर बराबर है। और लास्ट में जो टोटल इंटरेस्ट उसने पे किया वो 432 रुपए है। अब बताओ कि उसकी दर क्या थी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये क्वेश्चन आया है बच्चों, एक बार ध्यान रखें, मैं बार बार ये बता रहा हूं कि जब भी आप मैथमेटिक्स का पेपर लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, साथ में पेन और पेंसिल जरूर रखना, और पेन पेंसिल नोटबुक साथ में रखें। और जितने भी फॉर्मूलाज उसमें मिल रहे हैं, या जिस टॉपिक से भी आपको मिल रहा है, जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है वो आप नोट कर लें। इससे आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट जब आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे, सेम क्वेश्चन जब आएगा, मतलब सेम नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही लग सकता है। जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगना है, तो आपने अगर पहले पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। उसी से हम इसको यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपने पहले भी किया है, जिन बच्चों ने पहले वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि ये उसी से रिलेटेड है। ये हम पहले भी एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31 हमारा चल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखो कैसे सॉल्व किया है। दिस वन, गिवन द कंडीशन दैट P इक्वल टू 1200, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1200 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट उसने लास्ट में कितना जमा किया था? 432 रुपए, ठीक है। और कंडीशन में दिया था कि कितने समय के लिए लोन लिया था, समय और रेट दोनों बराबर है। तो लेट्स एज्यूम, इसने एज्यूम किया कि मान लो
रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका आर था, तो यानी कि समय भी कितना हो गया, टाइम भी आर ही हो गया। क्लियर? नाउ ये दिया हुआ था, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि मूलधन उनके लिए है जो हिंदी मीडियम के, मूलधन दिया है 1200 रुपए, और जो लास्ट में उन्होंने ब्याज जमा किया 432 रुपए, समय और दर उतनी, समय और दर दोनों बराबर है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो दर आर थी तो समय भी आर ही हो गया। ठीक है, नाउ यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ये होता है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट करो। इंटरेस्ट था 432 रुपए उसने जमा किया लास्ट में, और पी था 1200 रुपए यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, रेट हमने आर एज्यूम किया था, आर, और टाइम उतना ही है जितना रेट है वो है आर, तो टाइम और रेट की जगह दोनों की जगह आर आर रखा। नेक्स्ट लाइन में आयो, कम टू द नेक्स्ट लाइन, सॉल्व करो इसको, ऊपर सॉल्व किया 100 से ये दोनों जीरो डिवाइड किया तो ये 100 से 1200 कटा तो 12 है ऊपर, 12 इंटू आर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है, आपको क्लास में ही पढ़ाया होगा, आर और आर का जब मल्टीप्लाई हुआ तो आर की पावर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 12 उधर भाग गया, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवीजन में चले जाएगा, तो 432 बटे 12, 12 से 432 डिवाइड करो, निकालो नोटबुक, डिवाइड किया तो 36 आया है, जैसे 12 जो बारते 36, या 12 3 जा 36, कितना बचा 7 2, तो 12 6 72, यानी कि 12 6 जा 72, तो यानी कि यहाँ आया 36। आर स्क्वायर इक्वल टू 36, तो 36 को, ये तो आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट लग जाएगा इधर, रूट 36, आर स्क्वायर की वैल्यू है 36, तो यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो आर इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 कैसे निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे 36 का, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई उसी में करें, वही कितना नंबर आएगा, किस 36 आ जाए, तो क्या, यानी कि 6 गुणा 6, 6 इंटू 6, तो कितना 36, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 6, आंसर विल बी 6। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में ये इसने ये कहा है कि लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, राइट द नेम ऑफ द एंगल formed when the clock time is 7:15 PM। वो कह रहा है कि अगर हम घड़ी देखें, घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग हम चलें, जब अगर 7:15 बजे हैं, 7:15, 7:15 हुआ है, तो अब बताइए उस एंगल, कौन सा जो एंगल है उसका जो एंगल बनेगा वो, उसको कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, जैसे आपने हिंदी मीडियम वाले होंगे या आपने पढ़े होंगे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऐसे पढ़े होंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपने पढ़ा होगा क्या, एक्यूट एंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल, ओ एंगल बन गया, राइट एंगल हो गया, और ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसको नहीं मालूम उसको मैं बता दूं, हिंदी मीडियम वालों के लिए 90 डिग्री से छोटा, एक जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच अगर कोई सा भी एंगल हुआ, यानी कि 90 डिग्री से अगर छोटा एंगल रहा तो उसको न्यून कोण कहते हैं। कोण बना अगर 90 डिग्री से छोटे को न्यून कोण कहते हैं, जैसे 30 डिग्री, 15, 30, 45, ये सब 60। ठीक है, न्यून कोण। 90 डिग्री से बड़ा हो गया, जैसे 90 डिग्री से 95, 100, इससे ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, और अगर 90 डिग्री हुआ उसे राइट एंगल बोलते हैं, और अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। तो यहां देखो, जब 7:15 बजे हैं, घड़ी आपने देखी होगी, तो ऐसे होता है 7:15, तो इसके बीच आर्स की जो दोनों सुइयां हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, दिख रहा होगा आपको, 90 डिग्री से बड़ा है ये वाला, तो कौन सा एंगल हुआ ये, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या हो गया, अधिक कोण। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, इसके आंसर मार्क करते जाओ, आंसर मार्क नहीं किया, 31 का ये था, 32 का आपका आ गया ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण बोलते हैं इसको, और ये
हिंदी मीडियम वालों के लिए ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, एक्यूट किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं, राइट एंगल ये सब पता होना चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करो। 33 क्वेश्चन नंबर 33। द टेबल बिलो शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन न्यूयॉर्क सिटी लास्ट ईयर। ठीक है, एक टेबल दी हुई है नीचे जिसमें कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, तापमान न्यूयॉर्क सिटी का। यूज द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग, ये दिया हुआ क्या पूछा है उसने, कहा है कि व्हाट वाज द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ 3 months मई जुलाई एंड सितंबर लास्ट ईयर इन न्यूयॉर्क सिटी। उसने कहा है एक टेबल दी हुई है न्यूयॉर्क सिटी का जो टेम्परेचर की जनवरी में 3 डिग्री था, मार्च में 9 डिग्री, मई में 21 डिग्री, जुलाई में ये 21, सितंबर नवंबर सबका दिया हुआ है, कुछ कुछ महीने का टेम्परेचर दिया हुआ है कि न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है, उस सिटी का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है मई जुलाई एंड सितंबर, 3 मई जुलाई और सितंबर, ठीक है, इन 3 महीने का उसने कहा है कि एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। व्हाट वाज द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर, ये 2 डेसिमल तक निकालना है एवरेज किसका, इन तीनों का, मई जुलाई और सितंबर। तो एवरेज मैंने आपको पहले भी बताया था, एवरेज मैंने आपको पहले भी जो है बताया है, सिखाया है आप लोगों की एवरेज कैसे निकलता है। आपको मैं रेशियो के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, एवरेज के क्वेश्चंस करा चुका हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकलता है। पहले भी बताया मैंने, एवरेज मतलब ऊपर टोटल उसका सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, नीचे डिवाइड बाई जितनी क्वांटिटीज है, जितने नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर सम डिवाइड बाई एन, ठीक है, ये ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ, 21 प्लस 29 प्लस 24 डिवाइड बाई कितने महीने का, 1 2 3 महीने का, डिवाइड बाई 3, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है। नोटबुक आप निकाल के खुद भी सॉल्व कर सकते हो, उससे समय ही बचेगा आपका, समझ में भी आएगा, आपको समय भी बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये, द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 3 months दिया हुआ इक्वल टू 21 प्लस 29 प्लस 24, ऊपर सम किया तीनों महीने का जितना टेम्परेचर था, डिवाइड बाई 3, टोटल 3 महीने का था, तो कितना 74/3, 3 से डिवाइड किया, कितना आया, रफ नोटबुक आपको मैंने बताया निकालो, 74 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 24.66, दिस वन विल बी योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का 24.66। दिस इज आंसर बी। सो एवरेज का क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको पता होना चाहिए एवरेज कैसे निकलता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। इन द मॉर्निंग द टेम्परेचर वाज -10 डिग्री सेल्सियस एंड it decreased 3 degrees by the evening. What was the temperature in the evening? वो कह रहा है कि पहले जो मॉर्निंग में टेम्परेचर था -10 डिग्री, उसके बाद डिक्रीज हो गया 3 डिग्री। डिक्रीज मतलब घट गया, इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए डिक्रीज मतलब घट गया, पहले था -10 डिग्री, उसके बाद फिर 3 डिग्री और घट गया। तो बताओ शाम को कितना टेम्परेचर था, तो -10 तो पहले ही था। अब ये मैथमेटिक्स थोड़ा पता होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे होती है, माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना। तो -10 पहले था, उसके बाद डिक्रीज मतलब घट गया फिर से, तो -10 -3 कितना हो गया, जब सेम नंबर आए -10 साइन है -3, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो रहेगा तो माइनस ही, और 10 और 3 कितना हो गया, फिर ब्रैकेट में जुड़ जाएगा क्या, 10 और 3 कितना हो गया 13। ये पता होना चाहिए कि कैसे जुड़ते हैं, ये माइनस प्लस कैलकुलेशन पता होनी चाहिए आपको। -10 -3 का मतलब क्या हुआ, दोनों जब सेम साइन आए ना तो हमेशा जुड़ेगा, लेकिन साइन वो आएगा जो है। तो -10 और -3 कितना आया, माइनस का लगा साइन और जुड़ जाएगा, 10 और 3 13, तो क्या आएगा आपका आंसर 13। ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। A rectangular garden is 185 meter long and 220 meter wide. It has 2 roads in its center of uniform width of 4 meter. ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर आयताकार गार्डन है, ठीक है, आयताकार कोई ये गार्डन है, बगीचा, जिसका जो लंबाई कितनी दी हुई है 185 मीटर और जो चौड़ाई है वो 220 मीटर है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसके बीचों बीच जो है 2 रोड है, उसके बीचों बीच 2 रोड है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर का एक रोड है बीच में,
बीच में इधर को, बीच में इधर, प्लस का साइन मान लो आप, एक बड़े से गार्डन में प्लस का साइन जैसे बना होता है, ठीक है। वन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द इट्स ब्रेथ, मतलब एक दूसरे पे पैरेलल है, ठीक है। एक लेंथ की तरफ को है और एक बीच में, ठीक बीच में एक लंबाई की तरफ को है रास्ता और एक चौड़ाई की तरफ बीच में, ठीक है। यानी कि ठीक बीच में प्लस का टाइप का साइन बनाए। अभी हम आगे भी देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स एट 1.25 पर स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है कि उसको लेवलिंग करना है, रोड में कुछ काम चल रहा है, जो रोड है उस पर लेवलिंग करना है, तो और उसका रेट क्या है कि पर स्क्वायर मीटर का रेट है ये 1.25 पर स्क्वायर मीटर। अब बता रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी उस पूरी रोड को, दोनों साइड की जो रोड है उसको उन्होंने लेवलिंग करना है, तो आंसर क्या आएगा? सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ 34 सॉरी, ठीक है। सो दिस इज 35 है, बल्कि 34 का तो हम कर चुके थे, ये आया था, ये 34 का था, दोनों जो हमने आंसर अभी निकाला ये है वो गार्डन, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर आपको पता है आयताकार शेप, जिसमें एक साइड दी हुई है 220, दूसरी साइड दी हुई है 185, ये 185 है और ये 220 मीटर है, ठीक है। इसके बीचों बीच एक इधर को रोड बन रही है, एक इधर को रोड बन रही है। अब इसको लेवलिंग करना है पूरा, ठीक है। इस पे कुछ काम है, जैसे पेंट करना है, जो भी लेवलिंग का काम हो रहा है, और जिसका रेट उसने दिया हुआ है। तो अब बताना कि पूरा खर्चा इसमें कितना आएगा। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, इसका एरिया निकालना होता है कि इस पूरे रोड का जिस पे काम कराना है उसका एरिया कितना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकाल दिया तो रेट ऑफ एक पर स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल का जो पर स्क्वायर मीटर का रेट दिया हुआ है कि कितने रेट पे एक स्क्वायर मीटर का रेट इतना है, तो टोटल स्क्वायर मीटर का रेट कितना होगा, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो अब बताओ इन रोड का हम एरिया कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, अगर हमें केवल इन दो रोड का निकालना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसी पे काम करना है। तो सबसे पहले इसके या तो पूरा रेक्टेंगल का निकाल लो एरिया, उसमें से ये और ये घटा दो, तब रोड का निकलेगा। एक तरीका तो ये क्षेत्रफल निकालने का, या दूसरा ये, अगर ध्यान से देखो आप, ये इजी वे क्या है, ये रोड देखो, ये रोड अपने आप में रेक्टेंगुलर शेप है, यानी कि ये भी एक अपने आप में आयत बन गया, ठीक है। तो इसकी जिसकी हमें लंबाई भी, ये भी लंबाई भी पता है, ये है 220, ये 220 है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है। वो तो क्वेश्चन में दिया होता है कि रोड 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, तो उसका हमने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम इस रोड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो ऊपर को जा रही है सीधी चौड़ाई है इस साइड में, इसका भी वही, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप आयत, तो आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई इधर 185 मीटर है और इधर 4 मीटर है, तो ये भी निकल गया। यानी कि हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया और इसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन जब आप लेवलिंग करोगे तो यहाँ इधर से करते जाओगे, इधर भी करोगे, इधर भी करोगे, इधर भी। जब आप इस रोड में कर रहे होंगे लेवलिंग, तो ये पूरी रोड आप लेवलिंग कर दी। फिर जब आप इधर कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तो जरूरत है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, पेंट मान लो आपने यहाँ से शुरू किया पेंट करना है एक रोड में, इधर एक साइड कर दिया, फिर इधर करोगे और ऊपर की साइड करोगे, ये वाले एरिया की तो एक बार हो चुकी है ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस रोड का पूरा एरिया निकालेंगे जिसमें ये इंक्लूड है, फिर इस रोड का भी निकालेंगे, इसमें ये भाग ऑलरेडी आ चुका है, तो इस पूरी रोड का एरिया प्लस पूरी रोड का एरिया इधर का, दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से ये वाला एरिया एक घटा देंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है। क्योंकि ये जब हमने इधर लेवल किया था तो ये ऑलरेडी हो चुका है, इधर जाते समय इसको दोबारा पेंट मान लो, तो इधर दोबारा पेंट करने की जरूरत नहीं, एक बार हो चुका है, तो इसको माइनस करेंगे एरिया में से, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहले तो क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, दोनों रोडों का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, इक्वल टू इसका निकालो पहले, ये वाला निकाला पहले उसने, इस वाली रोड का, ये चौड़ी कितनी है 185 इंटू 4, यहां से यहां तक 185, लंबाई गुणा चौड़ाई 4 मीटर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 4, ठीक है। 185 इंटू 4 प्लस उसमें जोड़ दिया इसका क्षेत्रफल, इस वाले का क्या क्या आया, ये यहां से यहां थी 220 मीटर इंटू लंबाई हो गई, चौड़ाई इसकी भी 4 ही है, तो 220 गुणा 4। इसके बाद ये वाला पोर्शन एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि जब एक साइड का एरिया निकाला था तो ये कवर हो चुका है इधर करते हुए, दोबारा करेंगे तो ये माइनस करेंगे, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसके चारों भुजाएं बराबर होती है, तो भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, तो ये 4 4 4 4 है, तो भुजा गुणा गुणा 4 गुणा 4, ये माइनस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो क्षेत्रफल बचा, इसका गुणा करो, नोटबुक निकालो, रफ नोटबुक, ये आएगा 740, ये मल्टीप्लाई किया तो 880 माइनस 16, टोटल आंसर इज 1604, आंसर इज 1604।
1604। ठीक है, 1604 आपका आंसर आ गया। हाँ, 1604 तो आपका क्षेत्रफल आया, उसके बाद उसका वो भी तो निकालना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई थी? कंडीशन ये थी ना, अब कॉस्ट निकालना है कि कितना खर्चा आएगा उस पर, जबकि पर स्क्वायर मीटर है 1.25। छोटा सा जो पोर्शन है वो 1 स्क्वायर मीटर, उसका खर्चा है। अगर 1 स्क्वायर मीटर को आप कलर करते हैं या लेवलिंग करते हैं तो कितना खर्चा है? ₹1.25। तो टोटल जो हमारा आया था क्षेत्रफल, उसमें कितना खर्चा आएगा तो गुणा कर देंगे। एक में इतना है तो टोटल में कितना होगा, तो सिंपली गुणा होगी। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जब एक पेंसिल का रेट है ₹10 तो 10 पेंसिल का रेट कितना, 50 पेंसिल का रेट कितना होगा? 50 गुणा 10 गुणा करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ एरिया आया था हमारा 1604। अब आंसर क्या है उसका? लेवलिंग का। लेवलिंग का खर्चा टोटल कितना आएगा? जो 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा था उसका मल्टीप्लाई कर दो इस टोटल क्षेत्रफल में, तो आंसर आएगा 2005। ये एक्चुअल में आंसर है आपका। एक ये इतने रुपए, ₹2005 उसको टोटल खर्चा आएगा उसको लेवलिंग करने का। ठीक है, the answer is this one. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर? 1 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा फॉर्मूला। डेसीमीटर को मीटर में, यानी मीटर में डेसीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन का फॉर्मूला 1 मीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं, तो पता भी होना चाहिए कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसने पूछा है 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो अगर तो डायरेक्ट आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए ये 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे? उल्टा होगा। 1 मीटर में है, सॉरी 10, 1 मीटर में है 10, यानी कि 10 डेसीमीटर में है 1 मीटर, ये दिया है 10 डेसीमीटर में है इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू कम होगा, तो कम के लिए भाग 1/10। ठीक है, और ऐसे देखना चाहिए, उसने बता दिया 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो फाइनली पूछ रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितना होगा, तो 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो इसलिए 1 डेसीमीटर कैसे निकलेगा? कम है, कम के लिए भाग 1/10। अब 1/10 होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों। एक एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है कि 1/100 को हम क्या, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ नीचे 10 की पावर कितनी है? 1, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो नीचे प्लस में था, ऊपर क्या आ जाएगी? पावर -1 हो जाएगी। तो आंसर विल बी 10 की पावर -1, यानी कि 1 इंटू ये 10 ऊपर आ गया इंटू 10 की पावर -1। अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो -1 आएगी, नीचे रखेंगे तो प्लस में 1 रहेगा। तो हम ऊपर लेके आए तो क्या आया? 1 इंटू 10 की पावर -1। नीचे अगर 10 इंटू 10 होता या 10 स्क्वायर होता तो क्या था? 1 इंटू 10 की पावर -2। लेकिन यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर है, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये आंसर यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं वापस पलट के। इसका आंसर तो आपका ये आ गया था। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिस वन। इन रोमन न्यूमेरिक, ये क्या है? न्यूमरेशन, इन रोमन न्यूमरेशन if a symbol is repeated its value is not multiplied as many time as it occurs। ठीक है, 37 का। सो ये क्या कह रहा है? इन रोमन न्यूमेरिकल इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम एज इट अकर्स। ये कह रहा है कि जो रोमन नंबर होता है ना, जैसे आप लिखते हैं रोमन में आपने देखा होगा 1 को सीधा 1 लाइन आते हैं, 2 के लिए 2 लाइनें आती है, 3 के लिए आई आता है, 3 के लिए 3 आई आता है, 4 के लिए आई और वी लिखते हैं। ऐसा जो रोमन न्यूमेरिकल होता है ना, वो कह रहा है उसमें कि इसमें से कौन सा बात सही बता रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये कह रहा है। ये कह रहा है इन रोमन न्यूमेरिकल इफ न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड। अब ये मान लो आपने आई और आई लिखा, एक
आई लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 2 आई लिखे तो कितनी वैल्यू उसकी मल्टीप्लाई होता है ना, उसमें तो 2 आई होते हैं, 3 बार आई की आई 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 लिखेंगे तो कितना होता है 3 होता है। एक्स की वैल्यू 10 होती है, रोमन में आपने पढ़ा होगा, वी को 5 बोलते हैं, वी को क्या बोलते हैं 5, अगर हम एक्स को 10 बोलते हैं तो एक्स एक्स 2 बार लिखते हैं तो कितनी होती है, एक्स मतलब 10 है तो डबल एक्स का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाता है 20, कितना हो गया 10 और 10 कितना हो गया 10 और 10 मल्टीप्लाई कह रहा है कि इज वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम एज इट अकर्स, वो कह रहा है कि उतने टाइम मल्टीप्लाई नहीं होता, तो 10 और 10 10 इंटू 10 दो बार आया तो कितना 20 मल्टीप्लाई होता है ना, यस, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है, सो इट इज फॉल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोमन नंबर जब हम लिखते हैं तो रोमन नंबर में जब कोई सिंबल रिपीट होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, ये कह रहा है कि नहीं होता, तो ये गलत कह रहा है, ठीक है, समझ में आया। जैसे एक्स और एक्स रोमन में एक्स को क्या बोलते हैं 10, अगर हम एक्स और एक्स 2 बार लिखा तो उसकी वैल्यू कितने है, एक्स तो 10 होता है, लेकिन एक्स 2 बार लिखेंगे तो एक्स 2 जा यानी कि 10 2 जा 20 मल्टीप्लाई होता है ना, तो गलत है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज, अब ये कह रहा है एक एंगल है जो सबटेंडेड है बाय अ डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज, अब ये कह रहा है कि एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, सेमी मतलब अर्ध, ये दिखा है ना सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त एक वृत्त पूरा होता है, सेमी मीन्स होता है आधा, आधा जो वृत्त है आधा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पे ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ऐसा एक अर्धवृत्त बनाओ, उसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लो और इन दोनों पॉइंट से डायमीटर, ये होता है डायमीटर तो बीच में होता है, ये जैसे हमने बनाया ये जैसे ये है मान लो, ये तो पूरा सर्कल है, सेमी सर्कल होता है इसका आधा ऊपर का, अब ये कह रहा है ये बीच का डायमीटर हो गया, इस पे कहीं भी ऊपर एक पॉइंट ले लो और इन दो भुजाओं से उसको मिला दो, तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है, ये एक थ्योरम होती है, वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 90 डिग्री, ठीक है। 38 यहाँ इसमें सॉल्व नहीं किया हुआ है क्योंकि इजी है, एक थ्योरम है ये डायरेक्ट, ये पता होना चाहिए आपको कि फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, ये थ्योरम है कि अगर अर्धवृत्त है यानी कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल किसको बोलते हैं आधा वृत्त, आधा वृत्त, ठीक है, ये बीच में डायमीटर है, बीच से काट दो वृत्त को, एक वृत्त को यानी कि सर्कल को बीच से काट दो ऐसा, तो इस ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लो आप, फिर इन दोनों पॉइंट से अगर इसको मिलाएंगे हम ऐसे और यहां से, तो जो ये त्रिभुज बनेगा ऐसे ऊपर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, चाहे आप यहाँ ले लो गोले, ये अगर इधर ये अर्धवृत्त है, अगर यहाँ ले लो एक पॉइंट इन दोनों से मिला दो तो भी यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आता है, ये थ्योरम है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। कहीं भी सेमी सर्कल पे पॉइंट अर्धवृत्त के ऊपर कोई सा भी पॉइंट आ जाए, फिर इन डायमीटर, जो डायमीटर मतलब व्यास हो गया, व्यास के दोनों पॉइंट से उसको जोड़ेंगे, पॉइंट को उसको जोड़ेंगे तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अ बिग क्यूब हैज ईच पोर्शन ऑफ 44 सेंटीमीटर, tiny cubes of 4 centimeter portion each are cut from that, ठीक है, then how many tiny cubes will be formed that are surrounded by at least one cube, वो क्या कह रहा है, बिग क्यूब हैज ईच पोर्शन ऑफ इतने सेंटीमीटर, एक बिग क्यूब है जिसका ईच पोर्शन जो है 44 सेंटीमीटर का है, उसमें से क्या है 4 सेंटीमीटर का पोर्शन का क्या काटा गया, ईच आर कट फ्रॉम दैट, उस क्यूब से बड़े क्यूब में से छोटे छोटे क्यूब्स काटे गए, ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर उसकी चारों तरफ की जो वो थी वो 4 सेंटीमीटर पोर्शन है वो काटा गया, देन हाउ मेनी टाइनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड, इससे सराउंडेड बाय द लीस्ट वन क्यूब, यानी कि ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे, ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे, इसको सॉल्व करो। क्यूब मतलब आपको मालूम है क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या है, जिसकी चारों तरफ की भुजाएं बराबर होती है लेकिन वो 3D फॉर्म में होता है, ठीक है, जैसे आपका एक बॉक्स हो गया, बॉक्स होता है ना, जो क्यूब पढ़ा होगा आपने, एग्जाम में देखा भी होगा आपने, बुक पे भी देखा होगा, क्यूब स्क्वायर सर्कल शेप्स तो आपको पता ही होगी, तो जो क्यूब होता है उसकी चारों तरफ की जो भुजाएं, जो भुजाएं होती है उसकी वो बराबर होती है, ठीक है, और वो 3D फॉर्म में होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और उसकी हाइट भी होती है, ऊंचाई भी होती है,
ठीक है। जैसा स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर तो पतला हो गया, प्लेट की तरह हो गया, लेकिन उसको उभरा हुआ पार्ट हाइट भी अगर दे दें तो एक क्यूबिकल जो फॉर्म होता है, क्यूब्स आपने देखे होंगे, तो उसके चारों तरफ की वो इक्वल होती है लेंथ। ठीक है, साइड्स मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बड़े क्यूब है, 44 साइड्स थी, और उसमें से काट के छोटे छोटे क्यूब निकाले 4-4 सेंटीमीटर के। तो बताओ कि ऐसे कितने क्यूब्स हम बड़े क्यूब में से छोटे क्यूब्स काट के निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, कुछ नहीं होता है, ये डिवाइड करना है, बड़े वाले को छोटे वाले के जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड करना होता है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लो, फिर छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल लो, और उसमें से उसको डिवाइड कर दो, तो वही आपका आंसर आता है। 30 यहाँ सॉल्व नहीं किया हुआ, तो निकालो, रफ नोटबुक निकालो। रफ नोटबुक आपके पास होंगी, रफ नोटबुक निकालो। कुछ नहीं करना है, मैं बताते जाता हूँ क्या निकालना है। नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी इक्वल टू, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूब क्यूब का वॉल्यूम फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि साइड गुणा साइड गुणा साइड। ठीक है, यानी कि 44 इंटू 44 इंटू 40 डिवाइड बाई छोटे क्यूब का वॉल्यूम, छोटे क्यूब का आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 44 इंटू 44 इंटू 44 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा। 39 का आंसर विल बी बी, आपका आंसर आएगा 729। रफ नोटबुक में जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा उनको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, बहुत इजी है। बड़ा क्यूब दिया हुआ है उस जिसके साइड्स 44 है चारों हर तरफ, एंड जितनी भी साइड्स हैं उसकी साइड्स कितनी होती है क्यूब में, अगर आप देखेंगे 4 ऊपर हो गई, 4 साइड, 4 साइड नीचे होगी 8, 4 साइड साइड में होगी 12। तो हर तरफ 44 44 ऐसे ही दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, 44 इंटू 44 इंटू 44 डिवाइड बाई छोटे क्यूब का वॉल्यूम 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको डिवाइड करो तो आंसर आएगा आपका 429, यानी कि इतने नंबर ऑफ क्यूब्स हम बड़े क्यूब में से छोटा क्यूब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular tank 15 centimeter long, 12 centimeter wide and 8 centimeter high was completely filled with water। ये कह रहा है कि एक टैंक है पानी का जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई, गहरा जो वो टैंक है वो 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है, और ये वाटर से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक। अब कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो, यानी कि आयतन निकालो। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर है बेटा, मैं बार बार आपको यही चीज बोलता हूं, जो भी क्वेश्चन आप करते हो ना उसमें जो फॉर्मूला लगा उसको, क्वेश्चन क्या है, कीवर्ड क्या है, कौन सा टॉपिक है उसको लिख लो, और उसका क्या फॉर्मूला यूज किया उसको एकदम नोट कर लो। सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। स्क्वायर, पहले शेप्स पता होने चाहिए, हर शेप्स का आपको फिर उसमें देखना है कि एरिया निकल रहा है तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, यानी क्षेत्रफल, आयतन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम कैसे निकल रहा है, एरिया कैसे निकल रहा है, वो आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए। तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब दोबारा रिपीट होगा आपको आसानी होगी उसको सॉल्व करने में। अभी देखो हमने यहीं पे ऊपर हमने क्यूब का वॉल्यूम निकाला था, क्या था उसमें, लंबा एल क्यूब था, चारों सारी उसकी लेंथ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया था हमने। चूंकि वो बराबर थी इसलिए हमने 44 इंटू 44 इंटू 44 साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये क्यूब का होता है। लेकिन अगर क्यूबॉइड में, जिसमें जो क्यूब का शेप ना होकर के क्यूबॉइड शेप हो गया आपका, जैसे ज्योमेट्रिक बॉक्स हो गया। ठीक है, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप है, बराबर नहीं है लेकिन ऊंचा भी है, जैसे पानी का टैंक हो गया, तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, उसमें सारी साइड्स बराबर नहीं है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्यूबॉइड का। तो अगर हम टैंक देखें, टैंक का जो वॉल्यूम है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊपर भी सेम था, ऊपर क्यूब था तो साइड लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वो तीनों बराबर होती है, तो उसमें साइड गुणा साइड गुणा साइड हो गया। ठीक है, इसलिए 44 गुणा 44 गुणा 44 आया था। यहाँ क्या आएगा, 15 गुणा 12 गुणा 8। देखो आप आंसर जो आपका आएगा, आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर आएगा 1440, ये इसका आंसर आएगा। यानी कि इतना टोटल पानी जो उसमें, एक टैंक था जिसकी लंबाई 15 थी, चौड़ाई 12 थी, ऊंचाई यानी कि उसकी गहराई 8 सेंटीमीटर थी। अब बताया उस टैंक को फुल पानी से भर दिया तो उस पानी का आयतन कितना होगा, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, उस क्यूबॉइड बना, टैंक जो होता है उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, उस क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है इक्वल टू द लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बस वहां उतना ही उसमें पानी जाएगा, आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका 1440 सॉल्व करना मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये देखो यहाँ भी
दिया है L इक्वल टू 15, B इक्वल टू 12, H इक्वल टू 8, दोनों का क्यूब, ये इसका टैंक का वॉल्यूम निकाला, L इंटू B इंटू H, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया 1440। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 41, कम टू द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, 3 नंबर दिए हुए हैं, 5/8, 7/12, 3/4, 13/16। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है इन भिन्नों को, 5/8, 7/12, 3/4 और 13/16, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बेटा इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको डिवाइड कर लो, जैसे इसने 8 से 5 को डिवाइड किया तो ये आया, 12 से 7 को डिवाइड किया तो ये आया, 4 से 3 को तो ये, 16 से 13 को तो ये। अब इसको देख लो, जो सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो सबसे छोटा पहले लिखी, इनमें सबसे छोटा क्या था, ये था 0.5, सबसे छोटा पॉइंट के बाद देख लो ना 0.5, फिर 0.6, 0.7, 0.8, तो सबसे पहले 0.5 वाला है, फिर 0.6, फिर 0.7, 0.8, बस ऐसे लिख देना है। तो दिस विल बी द ऑर्डर, इसी का वैल्यू लिख लो। 0.58 कौन से वाला था, 7/12, वो पहले आया, फिर 0.625 ये वाला 5/8, फिर तीसरा है 0.75, 0.75 कौन सी भिन्न थी, 3/4, एंड लास्ट में 0.8125, ये इसका फ्रैक्शन क्या था, 13/16। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। एक तरीका ये है। दूसरा इसका मेथड ये है, जिसको डिवाइड करना नहीं आ रहा है उसको कुछ नहीं करना, पहले एलसीएम निकालना है। 8, 12, 4, 16, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना मैंने आपको समझाया पहले, जैसे इनका एलसीएम कितना होगा, पहले सबसे बड़ी संख्या है 16, 16 सबसे डिवाइड होता है, नहीं 12 से नहीं डिवाइड होता, 16 दूनी 32, 32, 8 चौक 32, 12 चौक 32, 36, 12 से नहीं डिवाइड हो रहा, फिर 3 गुना करो, 16 16 48, 48, 8 चौक 8 8 चौक 48, ये तो हो रहा है, 8 छिंग 48 आ गया। 4 से देखो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, इससे भी कट गया 48, 12 12 चौक 48 हो गया। तो यानी कि इसका 48 एलसीएम आया तीन चारों का, ये और ये और ये, इसमें 8, 12, 4, 16, 48 एलसीएम आया। अब 48 एलसीएम आया तो ऊपर इसको 48 बनाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई कितने की, 8 छिंग 48, 6 का, तो 6 5 30, ऊपर 30 आया, 12 चौक 48, 7 चौक 28, तो यहाँ 30 आया, यहाँ 28 आया, यहाँ ऊपर क्या आया, 12 36, 12 चौक 48, 12 से नीचे मल्टीप्लाई किया तब 48 बना, ऊपर भी 12 से होगा मल्टीप्लाई, 12 36, तो इसकी वैल्यू 36 आई। यहाँ 16 दिन 32, 16 48, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर भी 3 का, 12 चौक 36, तो यहाँ 13 चौक 39, तो 39। ठीक है, अब जो आए थे ना हमारी वैल्यू क्या, 30, और इसका ऊपर में क्या आया था न्यूमरेटर में, 12 36, 12 चौक 4 ना, 7 चौक 28, ये 28, 30, 28 और यहाँ 36, 13 चौक 39, 39, तो सबसे छोटी कौन सी आई, 28 वाला, तो सबसे पहले ये आया, उसके बाद 30, उससे बड़ा आया 30, तो ये आया 30, उसके बाद आया ये 36, तो ये वाला ये लिखा है यहाँ पे, और सबसे लास्ट आया ये 13 39 वाला। तो ये ऐसे एक सेकंड तरीका ये कि एलसीएम निकाल लो और ऊपर देख लो कौन सबसे छोटा है वो पहले आएगा, या डिवाइड करके देख लो, ये दो मेथड है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है। एक क्वेश्चन होगा 945.341 माइनस 1042.792 प्लस 875.435 प्लस 31.025, इसको सॉल्व करना है। बॉड मास लगाओ, बॉड मास में क्या है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, प्लस वाले पहले कर लो, तो ये पॉजिटिव है, ये प्लस है और ये प्लस है लास्ट का, इन तीनों को पहले जोड़ लो। तो इसने क्या किया, इसको एज इट इज रखा, इसको एज इट इज रखा, पहले इसने लास्ट के दो जोड़े तो ये आया, फिर ये प्लस प्लस को एक तरफ ले आया, प्लस वाले पहले एक साथ जोड़ लिया, माइनस वाला लास्ट में रख दिया, प्लस किया तो ये आया, माइनस ये, इसमें से इसको माइनस किया, आंसर विल बी 809, 809। ठीक है, 809 आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर आया डी, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आया आपका डी, एंड क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आया आपका, इसका आंसर भी डी है। ठीक है, ये आपको नोटबुक ये सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें, नोटबुक मैंने बोली है, पेन पेंसिल साथ रखना है, यू हैव टू डू इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 43। अ मैन वाज, ये दिखा हुआ, अ मैन ऑन
टूर ट्रेवल्स, ये लिखा, अ मैन ऑन टूर ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर्स एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर्स, द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर इज। ये कह रहा है कि एक आदमी टूर पे गया, ठीक है, टूर पे गया तो उसने क्या ट्रेवल किया, शुरू के 160 किलोमीटर जब वो चला तो इतनी स्पीड से चला, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जो नेक्स्ट 160 किलोमीटर है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, स्पीड से गया। अब ये कह रहा है कि अगर उसको 300 जो 20 16 दिन बती, जो टोटल उसने 320 चलाओ, तो टोटल जो 320 चला उसमें एवरेज स्पीड उसकी क्या रही, उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, ठीक है। तो आओ एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड कुछ नहीं करना आपको, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्वेश्चन नंबर 43 दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 43, आपको फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे बेटा, ठीक है। नाउ सी, ये कह रहा है जो एक एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस दी हुई थी 320 अपॉन टोटल टाइम। मान लो पहली डिस्टेंस को कवर करने में T1 टाइम तक लगा, दूसरे डिस्टेंस को कवर करने में T2 टाइम लगा। अगर हमें T1 और T2 पता लग जाए तो डिस्टेंस तो पता ही है 320 किलोमीटर, तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम T1 निकालेंगे, तो आधी दूरी तय करने के लिए कितना समय लगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय आधी दूरी उसने समय दिया हुआ था, समय बराबर समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी शुरू के 160 किलोमीटर चलाओ और कितनी स्पीड से गया, 64 की स्पीड से, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, डिवाइड करो रफ नोटबुक में, तो क्या आया 5/2 आवर्स। तो यानी कि 160 किलोमीटर चलने के लिए उससे समय लगा 5/2 आवर्स। अब नेक्स्ट जो 160 किलोमीटर और चला वो उसको उसका समय निकालो, T2 इक्वल टू, उसको मान लो T2 है, समय बराबर फिर से दूरी बटे चाल, तो टोटल दूरी कितनी थी 160, चाल कितना 80, डिवाइड किया 2 घंटा, तो आधी दूरी तय करने को 5/2 घंटे लगे और बाद की आधी दूरी तय करने को 2 घंटे लगे। तो अब ये कह रहा है, और डिस्टेंस, अब टोटल दूरी उसने 320 किलोमीटर तय की, अब बता रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है। अब टोटल स्पीड निकालेंगे, एवरेज, टोटल एवरेज स्पीड, स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 320, समय T1 और T2 जो हमने आधा पहले समय कितना लगा और आधा चलने में कितना समय लगा, दोनों को जोड़ दिया जो हमने यहाँ निकाला था, 5/2 T1 प्लस 2 घंटे T2 की वैल्यू, और डिस्टेंस थी 320। अब इसको सॉल्व किया, ऊपर 320 रहा, नीचे एलसीएम लिया, यहाँ 2 आया एलसीएम, तो 2 2 जा 4, तो +5, 9/2। मैंने पहले भी आपको बताया जब पहला पेपर प्रैक्टिस सेट लगाया था कि जब किसी 320 के डिवीजन में क्या है 9/2, तो ये ऊपर पलट के ऊपर चले जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 320 अपॉन 9। इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 71.11, 71.11, 71.11, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 44, ऑन डिवाइडिंग 272 यानी कि 2272 एज वेल एज 875 बाई 3 डिजिट नंबर n। ये कह रहा है कि 2272 को और 875 को जब हम 3 डिजिट के नंबर से, 3 डिजिट का कोई नंबर है, 3 डिजिट क्या होता है जिसमें 3 नंबर, जैसे 100 हो गया, 101, 102, 103, इस तरीके जिसमें 3 है, 127, 128, 129, ऐसे करके 3 डिजिट का जो नंबर है, कोई एक नंबर है पता नहीं है, उससे जब हम इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, हमें सेम रिमाइंडर मिलता है, दोनों का रिमाइंडर दोनों का सेम मिलता है। तो द सम ऑफ द डिजिट n विल बी क्या, तो ये कह रहा है वो नंबर कौन से, जो नंबर है अगर हम उनके डिजिट को जोड़ दें तो उसका सम कितना आएगा। समझ में आया क्वेश्चन, 2 नंबर है, एक नंबर ये और एक नंबर ये, इसको जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं 3 डिजिट के नंबर से, तो उसका रिमाइंडर यानी कि शेष सेम बनता है। जब हम 3 डिजिट के नंबर से भाग देते हैं तो उसका जो शेष बचता है वो सेम आता है दोनों का, ठीक है। अब बताओ नंबर जो था 3 डिजिट का, मान लो 101 आया या 112 आया, तो 1 + 1 + 2, उस तीनों को डिजिट को जोड़ेंगे तो उसमें से सम उसका टोटल कितना आया, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं हम, पहले इन 2 नंबर, ये कह रहा है ना ऑन डिवाइडिंग, इस नंबर को और इस नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं 3 डिजिट के नंबर से तो हमें रिमाइंडर सेम बचता है। तो इस केस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं,
तो हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों नंबर के डिफरेंस का। तो जो डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस होगा वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा, वो जो डिफरेंस होगा वो उस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाला, 2272 माइनस 875। 2272 माइनस 875 जब आप सॉल्व करो कितना आया, 1397। 1397 इसमें से जब इसको घटाया तो 1397 आया आपका। ठीक है, अब 1397 जो होगा वो भी उस 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड होगा। अब पहला नंबर और पहला स्टेप है इन दोनों का डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस आ गया उसके गुणनखंड करो, यानी कि उसके फैक्टर करो। पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस क्या है, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है 1375। अब 1375 के फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने हैं प्राइम फैक्टर। वो भी प्राइम फैक्टर मतलब ऐसा नंबर, जैसे मैंने पहले भी एक दिन बताया था आपको कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होता है, जो खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवीजन नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे। ठीक है, तो 1375 के जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आते हैं दो नंबर। फैक्टर सॉल्व करो, 1375 का जो फैक्टर करेंगे तो 11 गुना 127 होता है, 11 और 127। 11 भी प्राइम है, प्राइम नंबर है, अपने आप से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड नहीं होता। और 127 आप आ गया, वो भी प्राइम। तो 103 सॉरी आपका आ गया 11 इंटू 127, दो प्राइम फैक्टर आपके मिल गए। इन दो प्राइम फैक्टर में से ही वो आंसर होगा। अब ये कह रहा है वो तो 3 डिजिट का नंबर है, 11 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो 2 डिजिट का नंबर है। तो क्या है आपका वो 3 डिजिट का नंबर कौन सा बचेगा, 127, 127। ठीक है, कैसे निकाला फिर बता रहा हूं। पहले इन दो नंबर का डिवाइड किया, वो डिफरेंस निकाला, दोनों नंबर का डिफरेंस, क्योंकि जब ये नंबर और इस नंबर को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो उस नंबर से वो भी उतना ही सेम चीज होगी, तो उससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस आया 1375। अब उस 1375 का उस नंबर से जो है ना, उस नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए उस 3 डिजिट के नंबर से। तो वो कैसे निकालेंगे, जो डिफरेंस आया उस नंबर का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो वो आया गुणनखंड आपका 11 गुना 127। अब ये दो नंबर है जिससे वो डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई और गुणनखंड इसके जो फैक्टर है, तो दो तो हो नहीं, 11 तो हो नहीं सकता, तो 2 डिजिट का नंबर और 1 और 1, तो 127 है, इसने कहा है 3 डिजिट का वो नंबर है, तो यानी कि 127 ही होगा। अब ये कह रहा है कि उसका टोटल अगर हम सम करेंगे तो 127 को जोड़ो, 1 + 2 + 7 तो कितना आया 10। आंसर विल बी 10। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 45। इट टेक है जिसको आधा घंटा बालों को वॉश करने में, फिर कंघा करने में और कपड़े पहनने में टोटल आधा घंटा लगता है। ठीक है, और 1/4 आवर्स उसको ब्रेकफास्ट करने में लगता है। तो बताओ उसको हाउ मच टाइम डज इट टेक जूलिया टू बी रेडी फॉर स्कूल। तो जूलिया को टोटल स्कूल में के लिए रेडी होने के लिए कितना समय लगा, इतना समय उसको तैयार होने में लगा, उसके बाद आधा घंटा 1/4 उसको ब्रेकफास्ट करने में लगा। तो टोटल क्या होगा, इसको जोड़ देना है, 1/2 + 1/4, एलसीएम आया 4, तो 2 2 जा 4 होता है, ऊपर की 2 1 जा 2, तो 2 + 1 3, 3/4। तो आंसर विल बी 3/4। आंसर विल बी 3/4। ये तो इजी है, ये तो आप भी कर लोगे, जोड़ना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following numbers in Roman numerals is incorrect? ये कह रहा है रोमन अंक। देखो फिर से बच्चों दोबारा से क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले भी आपको बताया, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए एक मास्टर जो मैं आपको की बताऊंगा कि सबसे मेन चीज क्या है की टू सक्सेस, वो ये है कि जो आप एक बार क्वेश्चन कर रहे हो, सेम क्वेश्चन लाइफ में दोबारा आया तो उसको अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप एक सेम क्वेश्चन दोबारा आ रहा है और तब आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आप में कुछ कमी रह गई, आपने पिछला जो क्वेश्चन था उसको सही से नहीं समझा। अभी रोमन नंबर का ऊपर अब मैंने एक क्वेश्चन किया, तो सबसे पहले तो आपको रोमन नंबर पता होने चाहिए कि ये रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। जैसे आई को 1 बोलते हैं, 2 बार आई लिखते हैं तो 2 हो गया, 3 आई लिखते हैं तो 3 होता है, आई और वी लिखते हैं तो 4 होता है, वी लिखते हैं तो 5 होता है, वी आई लिखते हैं तो 6 होता है। ये रोमन नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखो आपने अगर पढ़ा होगा इसमें से सभी से, अगर आपको पता होगा तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए, मैं बता देता हूं फिर भी, जैसे मैंने यहां बताया। उसके बाद आप चलते जाते हो तो वी आई हो गया, 6 हो गया, ऐसे 7 हो गया, वी आई आई, फिर ऐसे करके करते करते एक्स आपका 10 हो जाता है। यहाँ जो ड्यू जो है वो बता दे रहा हूँ, आई का मतलब 1 होता है, एक्स का मतलब आपका 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब आपका 100 होता है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखो ये तो सही है, 50, 10, 60, 72, 2 बार आई लगा, 2 आई लगे 72, ये 72 है। ये कितना है 10,
10 माइनस हो गए और ये आपका आ गया 101 माइनस 10, ये भी करेक्ट है। ये आ गया सी होता है 100। ये देखो एल था 50, उससे पहले 10 आया माइनस हो गया, ठीक है। और ये कितना आई वी, ये भी करेक्ट है, ये भी सही है। अगर आप इसको देखोगे इसमें ये भी करेक्ट है आपका। ये कितना हो गया, एल कितना था आपका, एल कितना है 50 और 4, एल के बाद 4 लगाए ना, 50 और 4 54, 54 माइनस 10, 54 माइनस 10, तो ये करेक्ट है ये भी। यहां देखो ये एल मतलब 50, सी मतलब होता है 100, एल मतलब होता है 50, सी मीन्स होता है 100। और तो एलसी का मतलब क्या होना चाहिए, 100 में से 50 माइनस। एलसी का मतलब होना चाहिए जब हम पहले लिखते हैं वो माइनस हो जाता है, इसमें से जो पहले लिखते हैं वो माइनस हो जाता है, जैसे हमने यहाँ सब जगह किया ना। बाद में आता है तो जुड़ता है, जैसे एल था 50 प्लस 12, ये 12 है ना, तो 50 प्लस 12 62। बाद में आता है तो जुड़ता है, पहले आता है तो माइनस होता है। जैसे आपका वी का मतलब होता है 5, आई वी का मतलब 4, 5 में से 1 कर दिया, वी मतलब 5, एक पहले आई लग दिया तो -1 यानी 4, और वी के बाद लगाएंगे तो क्या हो जाता है 6 हो जाता है, तो जुड़ जाता है। यही कंसेप्ट है सब जगह। अगर आप इसको देखोगे सी को, ये वाला सी ऑप्शन, एल मीन्स होता है 50, सी मीन्स होता है 100, तो ये तो था 100, एल पहले आ गया तो 100 में से 50 माइनस हुए यानी कि 50, तो इस टोटल की वैल्यू 50 होनी चाहिए, लेकिन 50 को तो एल बोलते हैं हम, एलसी तो ना लिखते हैं, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसका मतलब ये हमारा गलत है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड का क्वेश्चन भी ऊपर आया, क्यूबॉइड जिसके मैंने वॉल्यूम निकाले थे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड जिसका मैंने एग्जांपल दिया था ज्योमेट्रिक बॉक्स, तो कितने फेस होते हैं उसके ज्योमेट्रिक बॉक्स से, एक ऊपर हो गया, एक नीचे होता है, दो, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, ठीक है, एक आमने हो गया, एक सामने हो गया, तो टोटल कितने हो गए 6। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपका आंसर होगा ए 6, ठीक है। क्यूबॉइड और क्यूब सबके, क्यूब में भी 6 होते हैं, क्यूबॉइड में भी 6 होते हैं फेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, साइड्स कितनी होती है क्यूबॉइड में, साइड मतलब जो साइड्स होती है लाइनें, तो साइड्स कितनी, 4 ऊपर हो गई, 4 नीचे 8, और 4 साइड में 12, साइड्स 12 होती है, लेकिन फेस उसके कितने हो गए, जो प्लेन फेस होता है वो 6 है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए आपको, तभी क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अ फ्लैट सरफेस which extends indefinitely in all direction is called what। एक सरफेस है जो फ्लैट है, एक्सटेंड, एक पतली सी शीट है जैसे फ्लैट सरफेस है, वो बढ़ता गया चारों तरफ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्लेट बोलते हैं। पतली सी शीट है, लंबी होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। प्लेट प्लेट जैसे होता है, और इसके अगर हम ज्योमेट्री के फॉर्म में बोले तो क्या हो गया, प्लेन हो गया, वो क्या हो गया, प्लेन। प्लेट जैसे होती है ना, पतली शीट, जैसे चद्दर की शीट है पतली, सरफेस कह रहा है चारों तरफ से उसको बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, जैसे एक पेज मान लो, चारों तरफ से बढ़ाते गए, तो क्या प्लेन बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, ठीक है। वो किस शेप को होते हैं, उस शेप को क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ध्यान रखना, पॉइंट तो होता नहीं, लाइन भी होती नहीं, लाइन सेगमेंट भी नहीं हुआ, वो तो प्लेन हो गया, ठीक है, सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ये बेटा आपको शेप सब पता होनी चाहिए, क्यूब, सर्कल्स, जितने भी शेप्स हैं वो सब पता होनी चाहिए आपको, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 49, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द एंगल्स। अब देखो यहाँ क्या टर्म यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो भी कीवर्ड्स आपको यूज होते हैं उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री यूज हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। इंग्लिश मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको नहीं मालूम बता दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिसमें अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनको जब उनका जो सम है वो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। टोटल का जो सम है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिनका डिफरेंस 10 है, तो देखो पहले 10 तो इसका भी है, लेकिन दोनों का टोटल 90 हो रहा है, नहीं आ रहा ना। 55 और 45 कितना हो गया, 55 और 45, ये तो ऊपर 5 और 5 0, ये तो 100 हो गया। इसमें भी 10 का डिफरेंस है, डिफरेंस तो सही है, लेकिन टोटल सम करते हैं तो ये कितना हो रहा है, 110 हो रहा है, ये 190 हो रहा है। ये देखो डिफरेंस 50 में से 40 गया तो 10 आ रहा है, लेकिन जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है। इसका मतलब ये करेक्ट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट्री एक कीवर्ड है जो आपको नया सीखने को मिला, उसको नोट करते जाना। इसीलिए मैंने कहा है कि नोटबुक भी बेटा साथ रखना, नोटबुक और पेन, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको पता होगा, क्यूबॉइड, क्यूब किसको बोलते हैं, सब पता होना चाहिए। कितनी शेप्स है, अभी आया था
कि कितने उसकी साइड्स हैं, कितने फेजेस हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है और थोड़ा पलट के भी दे सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द टोटल वेट ऑफ ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड अनियन इज 44.057 kg। ये सब्जियों के तीन सब्जियां बताई, बैंगन बता दिया आपको और भिंडी बता दी और प्याज बता दिए, इन तीनों का जो टोटल वेट है वो इतना किलो केजी है, ठीक है। इफ ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर वेट इज इतने, अब उसमें से अगर देखो तीन सब्जियों का वजन इतना है, उनमें से दो सब्जियां हैं लेडी फिंगर और ब्रिंजल, यानी कि बैंगन और जो आपकी लेडी फिंगर हो गई, इसका जो वजन है टोटल का वो इतना है 5 किलो 5.35 kg एंड 24.52 kg। ब्रिंजल बैंगन का है इतना और भिंडी का है इतना रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार, ठीक है। बैंगन तो बताओ कि अनियन का वेट कितना है, कुछ नहीं है, ये तो सब्जी वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल आप मार्केट में गए होंगे, मार्केट नॉर्मल आपने खरीदारी की होगी, सब्जी के लिए गए होंगे, तो देखो ये क्या कह रहा है, तीन सब्जियां उसको खरीदनी है, तीनों सब्जियों का जो टोटल वजन है वो 48 पॉइंट इतना है, तीनों सब्जियों का दिया हुआ है, जिसमें से दो सब्जियों का, एक सब्जी का वजन इतना है, दूसरी सब्जी का वजन इतना है। तो बताओ तीसरी जो सब्जी है यानी कि क्या, अनियन, प्याज, प्याज का वजन इसमें से कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, तीनों का टोटल इतना था, उसमें से बैंगन और लेडी फिंगर, बैंगन और जो आपकी लेडी फिंगर है उसका वजन दिया हुआ है, तो तीसरे का कैसे निकलेगा, इस टोटल में से इन दोनों का, तीनों में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 50 क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। फिफ्टी का ये देखा, टोटल तीनों का आपका बैंगन, लेडी फिंगर और अनियन का टोटल इतना है, और दो सब्जियों का वजन निकाल लिया, तीनों में से दो का घटा दिया, तो तीसरी का अपने आप निकल आया 18.181 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज बी 18.187। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे आज ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो सैनिक स्कूल का जो मैंने 2021 का जो हमने प्रैक्टिस सेट लगाया मैथमेटिक्स का, ये हमारे आज टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे इसमें, वो कंप्लीट 50 क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। जो आज पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने जवाहर नवोदय का एक पूरा प्रैक्टिस सेट करवाया है 2020 का, और 2021 के भी यही मैथमेटिक्स जो मैंने आज 30 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस कराए, 31 से लेकर 50 तक 20 क्वेश्चंस आज करवाए। इससे पहले दो वीडियो में मैंने, पहली वीडियो में 15 1 से 15 तक कराए, दूसरे वीडियो में 16 से 30 तक, और तीसरा वीडियो है 30 से 50 तक। तो टोटल टुडे वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस ऑफ सैनिक विद्यालय, सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो टोटल मैथमेटिक्स का पोर्शन मैंने कवर करने की कोशिश की। इसमें नेक्स्ट सेक्शन होता है, जीके का सेक्शन भी होता है, उसमें कुछ करंट अफेयर्स आते हैं, वो मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स उस समय का और इस समय में बदल गया होगा, तो वो कोई रिलेवेंट इतना नहीं है। मैथमेटिक्स में इसलिए करा दिया ताकि कम एफर्ट में मैक्सिमम बच्चों तक इसका समझ में आए, क्योंकि और रीजनिंग तो हम उधर भी कवर कर ही रहे हैं जवाहर नवोदय वगैरह में, जवाहर नवोदय का राजीव गांधी हो गया, एकलव्य हो गया। सैनिक स्कूल का मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि मैथमेटिक्स का इसमें जो है मैक्सिमम पोर्शन आता है, मैथ्स इसमें अच्छी खासी आती है, दैट्स व्हाई मैंने मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ कवर करने की कोशिश की। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं दिए देखे वो प्लीज उसको देख लें। और बच्चों एक बार फिर से आपको बता दूं, मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, कोई सा भी पोर्शन आपके प्रैक्टिस सेट में आता है तो पेपर और पेन साथ में रखना, यानी कि पेन और नोटबुक, और जो जो कंसेप्ट आप पढ़ते जाते हो उसको नोट करते जाओ। जैसे आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, स्क्वायर दिया हुआ है आपका, रेक्टेंगल शेप है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये आपको सब पता होना चाहिए। चैप्टर वाइज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग साथ साथ नोट करते जाओ जो भी हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में कोई सा भी दोबारा से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए तो आपको एकदम ध्यान होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो आप परफेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तुरंत। सो दिस वे यू कैन सॉल्व वेरी गुड, यू कैन परफॉर्म वेरी गुड इन योर एग्जामिनेशन, और जो भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, होप यू लाइक इट, आपको समझ में आ रहा होगा। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तभी मैं इसको पढ़ा भी रहा हूं, और हमारा यही मोटिव था कि जो रिमोट एरियाज में लोग हैं उन तक ये इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंच सके। जो कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते, किसी कारण से कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ पाते, उनका गाइडेंस नहीं, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है उतरे, लेकिन उनका एम है कि हमें भी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, हम भी क्रैक कर सकते हैं, तो उनके लिए ही हमने ये चैनल यहाँ पर खोला है, खासकर उन तक बेनिफिशियल हो सके। सो फ्रेंड्स प्लीज शेयर, जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं इसको
अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उन तक प्लीज शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा, आप बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बने रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे और यहाँ पे मैं इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाता हूँ एंड साथ के साथ आपका ये जवाहर नवोदय, राजीव गांधी और एकलव्य और सैनिक स्कूल से रिलेटेड भी मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट लगाकर आता हूँ आपके सामने लेकर। लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और बने रहिए। थैंक यू सो मच।